स्टार्ट। ओके। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन। ठीक है प्रीति? ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ये टॉपिक है वो GS1 में आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन से तात्पर्य है कि जब अर्बन पॉपुलेशन है, एरिया जो है उसमें वृद्धि होने लगे। प्रीति स्लाइड नीचे करना। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं नगरीकरण से तात्पर्य होता है कि जब देश में जो नगरीय जनसंख्या है उसमें वृद्धि होने लगे तो उसको हम लोग नगरीकरण बोलते हैं, है ना। कि जब निवास करने वाले नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो हम लोग कहेंगे नगरीकरण हो रहा है। उसके साथ साथ जब नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो नगरीय क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। हम लोग अगर देखें UN स्टेट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी 1/3 लगभग कह सकते हैं कि 1/3 जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। अगर करंटली हम लोग देखें तो लगभग 36% जो पॉपुलेशन है वो हमारी अर्बन एरियाज में रहती है। इसके 2050 तक 50% होने के चांसेस हैं। तो हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो हम लोग को पता होना चाहिए अर्बनाइजेशन क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या इसका GDP में अगर योगदान देखें लगभग 63% है। ठीक है, इसके और बढ़ने की लगभग 75% होने की आशा है 2030 तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखने जो पहला कारण है वो है बेरोजगारी। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ज्यादातर क्यों शहरीकरण होता है, वो होता है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो शहर के क्षेत्र की ओर प्रवास करने लगते हैं, जिससे ये जनसंख्या है वो बढ़ती है। ठीक है, तो पहला जो मेन कारण आता है वो है बेरोजगारी, क्योंकि उनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि उसी अनुपात में रहने वाली है ना, लेकिन ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादातर कृषि आधारित होते हैं। बिल्कुल, जैसे कृषि आधारित है भी, जैसे उनके पास समझो 20 एकड़ भूमि थी, है ना, उनके पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए तो उनका 3 हिस्से में बट गई। धीरे धीरे क्या होते हैं जो जोत होती हैं भूमि मतलब खेती की, वो उसमें कमी आने लगती है उसके क्षेत्रफल में, इससे और उस भार जो होता है निर्भरता वो ज्यादा बढ़ने लगती है, तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब वहां जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे संलग्न है उस कार्य में, उसकी लेकिन उत्पादकता शून्य होते हैं, है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी उनको जितना मिलना चाहिए उसका मूल्य, श्रम का मूल्य वो मिलता नहीं है, वो अर्बन एरियाज की ओर मूव करने लगते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो मूवमेंट होती है वो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पे ज्यादा होती है मूवमेंट, जैसे हम लोग देख सकते हैं गुजरात, है ना, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वहां पे वो लोग रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये कारण हो गया। फिर दूसरा कारण हम लोग ये पहले हम लोग उसको 2 रूपों में बांट सकते हैं, एक होते हैं पुश फैक्टर, एक होते हैं पुल फैक्टर, है ना। पुश फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थितियां जो उसको मजबूर कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों से जाने के लिए। ठीक है, पुश फैक्टर्स में आ जाता है। और पुल फैक्टर में क्या होता है, जो शहरों की ऐसी चीजें जो आने के लिए, है ना, तो जो बेरोजगारी है वो हम लोग उसको पुश फैक्टर में रख सकते हैं। फिर कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर हम लोग देखते हैं जातिवाद, हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, जातिवाद वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है वहां पे, उनको जो इक्वल मतलब समानता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो वो कहते हैं यहाँ कोई फायदा नहीं है, रूढ़िवादिता ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को शहरों की ओर मूव करना चाहिए। सेम हम लोग देख सकते हैं महिलाओं की प्रति, है ना, कि महिलाओं की उतना सम्मान नहीं मिलता है, उनको सिर्फ घरों तक सीमित रखा जाता है, तो उनको लगता है वो बाहर जाएंगी तो उनके काम की ज्यादा वैल्यू होगा, उनको सम्मान भी मिलेगा। शिक्षा के में हाँ, शिक्षा की वजह से भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनको जैसे हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, हाँ, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी नहीं है ना, कनेक्टिविटी तुलनात्मक रूप से शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये फैक्टर्स है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे पुल फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग खींचते हैं वहां पे, जैसे वहां पे हम लोग जानते हैं कि शहरों में हम लोग को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। दूसरा, हम लोग की लाइफ स्टाइल, वहां पे लोग ज्यादातर किससे प्रभावित होते हैं कि वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, है ना, कई सारे उनको अवसर मिलते हैं, तो अपना उच्च जीवन स्तर के लिए भी वहां पे मूव करते हैं। ठीक है, और
जैसे हमने बताया वहाँ पे हमको सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में ही मौका मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। उसका जो वेतन होगा वो भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, ठीक है? प्रीति फिर नीचे करना स्लाइड। और हम लोग एक आंकड़ा देखें तो लगभग 1901 में अगर तुलनात्मक रूप से हम लोग जाएँ तो 1901 में जो पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन वो सिर्फ और सिर्फ 11.4% थी। और अभी तक हम लोगों के हमने इसमें पढ़ा लगभग 36% हो गई है। तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा इसने कर ली है वृद्धि शहरी क्षेत्रों में। ये मैंने पढ़ा था कि इसमें हर साल 2.34% की वृद्धि हर साल हो रही है जनसंख्या में। ये मुझे पता नहीं है, करेक्ट नहीं बता सकती, बट ये रफ्तार जो है वो चेंज हो सकती है ना। जैसे कोविड था, कोविड ने जस्ट अपोजिट कर दिया था इसका, लोग शहरों से ग्रामीण, लेकिन वो अस्थायी तौर पे था, परमानेंट फिर। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आए वो ग्रामीण क्षेत्रों में और फिर वो वहीं से पे सेटल हो गए, तो वहां कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों चीजें देखने को मिली प्रवृत्तियां। बिल्कुल स्लाइड नीचे वाली स्लाइड इससे, उसमें पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। है ना, तो उसमें जो लिखे हुए हैं कुछ, जैसे हम लोग देखते हैं वहां पे जो सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग को लेके देखो या फैशन या किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग सर्विसेज देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते ही नहीं हम लोगों को, है ना। जैसे हम लोग मार्केट भी जाना चाहें बहुत से, तो हम लोग कहते हैं यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो उस सर्विसेज की वजह से भी हम लोग जो है अर्बन एरियाज की ओर मूव करते हैं। फिर हमने कहा था जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार होते हैं उनकी कमी होती है, तो इस क्षेत्र में इसके लिए भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से दूर जाना चाहते हैं। फिर जैसे हमने बताया जैसे एंटरटेनमेंट और भी काफी सारी जो फैसिलिटी हैं वो वहां पे तुलनात्मक रूप से कम होती है, वहां उनको लगता है कि वहां ज्यादा उनको मिल सकेगा, ठीक है। टाइप स्टाइल में चेंज और भी सारी चीजें इस वजह से लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा ट्रांसपोर्ट वाला, है ना, कि ट्रांसपोर्ट वहां पे इतनी ज्यादा रैपिड नहीं मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, चाहे वो रोड में हो चाहे वो ट्रेन में हो, है ना, अगर में एयरपोर्ट वगैरह भी हम लोग अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब हम लोग कहीं भी दूर तक जाना हो तो अर्बन एरियाज में आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो। फिर नेचुरल डिजास्टर वाला भी बोल सकते हैं, है ना, बट ये तो अब अर्बन एरिया में भी होने लगा है, ये ले सकते हैं, ठीक है। ये अर्बन एरिया की सबसे जो मेजर प्रॉब्लम अभी जो अभी मतलब वर्तमान में चल रही है वो नेचुरल डिजास्टर ही चल रही है। पॉल्यूशन ले सकते हैं कि मतलब ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवास बढ़ा है। बिल्कुल। हम लोग बात करेंगे पुल फैक्टर्स की, ठीक है। ये तो पुश फैक्टर कर लिए। फिर हमने कहा जैसे जैसे उसका अपोजिट भी हो जाएंगे कुछ, है ना, कि वहां पे अगर नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे ज्यादा है ना। वहां पे जैसे हमने कहा था कि वहां पे लोगों को अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे अब यहाँ पे मूवीज देख सकते हैं, पार्क्स हैं और भी काफी गेम्स के लिए, है ना, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लिविंग कंडीशन ज्यादा अच्छी है, ठीक। इस तरीके से लोग यहाँ पे मूव करते हैं। फिर प्रीति आगे हम लोग जानेंगे कि अर्बनाइजेशन से वो लोगों को अपने वहाँ की जो भी शान शौकत या जो भी मतलब वो क्या बोल उसको मतलब भोग विलासिता की जो वस्तुएं हैं आजकल शहरों में, तो वो उसको एक तरीके वो आकर्षित करते हैं, भौतिकता की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। हम लोग इसमें जो अर्बनाइजेशन है उससे क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखेंगे, ठीक है। कई सारे डायमेंशन में देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, ठीक है। फिर आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, ठीक है। सामाजिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ये अर्बनाइजेशन है ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, हम लोग की इकोनॉमीज को लिंक किया है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है ना। तो उससे क्या हुआ, परिवार पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर लोग बढ़े, है ना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल ही किया था, कि हम लोगों का क्या होता है, पहले सामूहिकता वाली बात थी, अब लोग एकाकी जीवन को ज्यादा वरीयता देते हैं, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। भौतिकवादी समाज हो गया है ना, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। अब बिल्डिंग्स पे लोग रह रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं होता है ना, किसी को क्या हो गया कोई जानकारी नहीं होती। जबकि अगर हम उसकी तुलनात्मक रूप में भी कम हो गई है अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि एरिया कंजेस्टेड हो चुके हैं इसकी वजह से ना। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तुलनात्मक रूप से ज्यादा सबको पता होता है ना, किसके घर में क्या है,
क्या समस्याएं, लोग जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक संबंध ज्यादा तुलनात्मक रूप से अच्छे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आई है महापुर आई, वो है मलिन बस्तियां, है ना। स्लम एरियाज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तरफ हमने जैसे कहा कि वहाँ की जो शान शौकत है वो लोगों को आकर्षित करती है, वहाँ की एक दूसरी दुनिया भी है, खूब बड़ी बड़ी जहाँ बिल्डिंग्स हैं, है ना, लोग अच्छे से रह रहे हैं, पूरा ऑटोमेशन हो गया है, सभी फैसिलिटीज हैं। दूसरी तरफ उसी बड़े शहरों में कुछ हम लोग को स्लम एरियाज भी मिलते हैं, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी रहने की, खाने की, स्वच्छता, उनको कुछ भी नहीं मिलता है ना। जो सबसे बढ़िया स्लम मलिन बस्ती होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मतलब जो अर्बन स्टेट जो मतलब नगरीय योजनाएं, मतलब नगर में जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की है कि वो उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। नहीं, उसका एक रीजन ये भी है कि उनका जो क्षेत्रफल है वो सेम है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही ज्यादा। और जो तुमने कहा ये भी रीजन है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे महंगी हो गई चीजें। घर वगैरह अगर उनको खरीदना पड़े तो वो उनके लिए उनकी इतनी आय नहीं है कि वो अपने घर बिल्कुल, खुद बिल्कुल। बना सके, तो उनका मतलब एक मजबूरी कह सकते हो कि मलिन बस्तियों में रहना उनकी मजबूरी है। और मतलब खाने पीने की फैसिलिटीज कम बहुत है, और मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी फैसिलिटी है, शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है उनकी वहां पे। जो मलिन बस्ती सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता का बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, सभी लोग जो भी हैं, उनके जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कुपोषण के वो शिकार होते हैं, कई सारी बीमारियां, डायरिया, पीलिया जो भी है वो उनके आसानी से शिकार हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। फिर हम बोलेंगे वृद्ध जनों पे क्या पड़ा है इम्पैक्ट, सोसाइटी में हम लोगों ने पढ़े थे सेक्शन से ना, वृद्ध जनों पे क्या पड़ा है। तो हम लोगों को पता है कि वृद्ध जनों वहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो होते हैं दोनों मतलब कपल होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो फिर से अलगाव महसूस करेंगे, अवसाद महसूस करेंगे, है ना, उनको कोई होता नहीं है आसपास। वृद्धाश्रम की तरफ भी काफी हो रहा है हाँ, कि तो जैसे फिर वही वाला है कि वो वृद्धाश्रम उनको भेजा जाएगा, तो वो उनके लिए जो शहरीकरण है वो बुजुर्गों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये डालता है, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इसको इंटैक्ट पे देख सकते हैं कि विवाह विच्छेद वाला, है ना। ज्यादातर अगर हम लोग तुलनात्मक रूप में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा डाइवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं, है ना। इसका हम लोग मतलब इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, है ना, लोग अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, तो होते हैं, ये देखने को मिलता है। इसमें कह सकते हैं कि मतलब जो लोग है कि मतलब खुद में ही मतलब अकेला रहना पसंद करने लगे हैं, मतलब एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, एक ही कमरे में रह के मतलब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी के आदी हो गए हैं वो लोग। टेक्नोलॉजी के आदि। और दूसरा कि मतलब इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मतलब उनमें जो एकाकीपन आया है, शिक्षा का स्तर जितना बढ़ा है, तो वो अपनी अलग दुनिया, मतलब जैसे कहते हैं कि अपने अपना जो अपने आसपास का जो वातावरण है वो उसको उसी हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब उनको दूसरों से मतलब हो ही ना, नहीं, वो ये तो मतलब हम नहीं बोल करते भी सकते, नहीं। क्योंकि शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है ना, वास्तविक शिक्षा तो आपको ये नहीं कहेगी ना ये कि टेक्नोलॉजी आप ज्यादातर अकेले जैसे आदी हो रही है। कोविड के टाइम हाँ पे, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से क्या हो गया था कि सभी जगह से कनेक्टिविटी टूट गई थी, सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड ही रह गई थी कनेक्टिविटी। नहीं, आप मानते हो ना इस बात? कनेक्टिविटी टूटी नहीं थी, बल्कि कोविड के टाइम पे लोग नहीं मिल पा रहे, तो वो जोड़ा था एक दूसरे को, उसने टेक्नोलॉजी ने एक दूसरे को मतलब टाइम पे, फिजिकली आना जाना तो छूट ही गया था वो चीजें। तो वो तो वो पेंडेमिक का टाइम था। वो तो सेफ्टी के ओके, लिए। ठीक है। ठीक है, हम लोग ये देख सकते हैं, और फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें अपराध भी काफी देखने को मिलते हैं, नए नए टाइप्स के, है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वेश्यावृत्ति वाला वो देखने को मिलता है ना। फिर कई सारी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तुमको पता है टेक्नोलॉजी वाले फ्रॉड देखने को मिलते हैं, है ना, हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। मेरे को ना एक इसके बाद फिर मतलब पॉइंट ऐड करना, मतलब थोड़ा मेरे को काफी देर से एक माइंड में घूम रहा है कि शहरी क्षेत्र में जातिवाद जो है, मतलब जातिवाद जो ज्यादा दिखाया जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये इसका तो मतलब उल्टा जस्ट देखने को मिलता है। की जगह नया वर्ड चलता है, जैसे मिडिल क्लास, हाई क्लास। वहां पे क्लास, हाँ, ये हम लोग क्लास बोल सकते हैं कि जाति की बजाय क्लास को ज्यादा वरीयता दी जाती है कि आपकी जातिवाद तो ये इनकम क्या ग्रामीण है। क्षेत्र में दिखता ही है, लेकिन जैसे हाँ, ये क्लास वाइज आ गया, ठीक है। क्लास वहां पे ज्यादा मैटर करती है।
तुलनात्मक रूप से देखेंगे आप, ये तो मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ पे जातिवाद होगा बिल्कुल, बट तुलनात्मक रूप से हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम देखने को मिलता है। ये भी अच्छा इसको हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं ना कि वहाँ पे लोगों के जो धार्मिक आधार पे जो भेदभाव होता है वो नहीं होगा, है ना? लोग अच्छे से एक दूसरे का सद्भाव से जी रहे हैं। जैसे सोसाइटी सर ने बताया था, सोसाइटी वाले सेक्शन में सभी लोग सभी त्योहार मना रहे हैं, है ना? तो जो हम बोल सकते हैं कि जो हम लोगों का धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट है राजनीति में, वो वाले भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं ना, सद्भाव से बंधुता के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ज्यादातर प्रवास बढ़ा है गाँव से शहरों की ओर, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ज्यादा बोझ पड़ा है, ठीक है? इससे फिर जैसे मलिन बस्तियां वाला भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? सामाजिक सुरक्षा का अभाव, जब ज्यादा श्रमिक होंगे, है ना, मांग कम होगी श्रमिकों की, तो फिर क्या होगा, उनको कम वेतन मिलेगा, है ना? तो फिर क्या होगा, उनको सोशल इनफॉर्मल क्षेत्र में जा रहे हैं वो लोग, उनको सामाजिक सुरक्षा है वो भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही, किसी प्रकार का कुछ भी हो जाए मशीनों से, जैसे कई सारे देखते दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना? तो उनको कोई भी सिक्योरिटी वहां पे नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ी है जनसंख्या प्रवास की वजह से। मतलब जनसंख्या अगर जैसे बढ़ी है शहरी क्षेत्रों में, तो वहां पे बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे जॉब्स वगैरह एडजस्टमेंट कम होने लगी है, क्योंकि वो मतलब योग्यता देखते हैं, स्किल्ड देखते हैं। तो वहां पे जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं और शिक्षा तक अगर उनकी पहुंच नहीं है, तो फिर वो वहां पे मतलब बेरोजगारी रेट तो वैसे भी नेशनल लेवल पे देखा जाता है ना, शहरी के ग्रामीण देखा जाएगा ना वो, क्योंकि मतलब मैंने जब पढ़ा था इसको थोड़ा, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में मतलब जैसे मलिन बस्तियों का एकदम से ज्यादा प्रवाह, दूसरे क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में आते हैं, वो अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं उनके लिए तो शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन जब वो बड़ी संख्या में बड़े युवा लोग आते हैं तो वहां पे स्किल्ड देखा जाता है, तो जिसकी वजह से मतलब सिर्फ योग्यताओं के आधार पे जो जो कंपनी क्वायरीज मांग रही है सिर्फ उनको ही हायर करते हैं, अदरवाइज किसी को हायर नहीं करते, तो वहां पे बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तो वो लोग ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें करते हैं, है ना? जहाँ पे सिर्फ श्रम की, शारीरिक श्रम की ज्यादा मांग होती है। हाँ, दुकानों पे या मजदूरी करना, या हाँ, का मतलब होता है कि मतलब जैसे पटरी साइड पे अपना छोटा मोटा बिजनेस, ये शहरों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। ये हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, श्रम को बांटा जाता है ना कि ये काम निम्न है, ये काम ऊंचा है, इस तरीके से। लेकिन शहरों में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, आप किसी भी काम को कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि उन्होंने ठेले लगा के खाने बनाने की शुरुआत की और अब बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ना, उन्होंने उसको फ्रेंचाइज भी खोल लिए इस तरीके से। तो मतलब होता है कि आपके पास अगर स्किल है तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना? आप अगर मेहनत सकता है ना, इस तरीके से आपका जो स्तर वो ही बढ़ सकता है, वो जाति बेस्ड नहीं रहेगा, है ना? ये बोल सकते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है वो है आर्थिक असमानता, है ना? कि एक तरफ इतने सारे अमीर लोग हैं ना, गाड़ियां हैं उनके पास, घर हैं, उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग इनको खाना भी नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं दिल्ली में कि लोग भूख से मर गए, है ना, भूखमरी से मर गए बच्चे। तो मतलब ये हम लोगों को एक दोहरी तस्वीर दिखाता है ना। एक तरफ हम ये कॉन्सेप्ट भी चलता है भी मतलब भारत का जो रैंक है वो सबसे मतलब एक कहा जा सकता है बुरी स्थिति में। एक कॉन्सेप्ट रहता है इंडिया वर्सेस भारत वाला, है ना? इंडिया है वहां पे हमको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है ना, कि खूब सारी ग्रोथ हो रही है ना, वहां पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है। तो ये भी क्षेत्र है ना? तो दूसरी वाली चीज को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको जैसे पता है कि लगभग 1% लोगों के पास, है ना, लगभग 80 to 90% संपत्ति है, और अगर हम बिलो 50% देखें तो उनके पास लगभग 30% है हाँ ये भी है, एक संपत्ति। जनसंख्या में मतलब बीमारियां भी ज्यादा आई हैं इसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है। कैसे इसको कैसे रिलेट करेंगे, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, मलिन बस्तियों वाला। मलिन बस्ती मतलब देखो, जैसे पॉल्यूशन वगैरह अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पे क्या है, मतलब
हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा हम लोग जो बढ़ेंगे। पर्यावरण में पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगा। ओके। हाँ, बिल्कुल। हंगर इंडेक्स डाल सकते हैं ना इसमें, लिविंग स्टैंडर्ड वाला डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड डाल सकते हैं ना। फिर हम लोग बात करें कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ना, आपको सभी सुविधाएं स्वच्छता वाला देना होगा, है ना, जल प्रोवाइड करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी, तो उसमें ज्यादा बोझ पड़ेगा, है ना, जो भी वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन पे ज्यादा बोझ पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े शहरों में समस्या आती है वो होती है ट्रैफिक जैम, है ना, जो ट्रैफिक लोग घंटों घंटों उसमें फंसे रहते हैं। तो मोबिलिटी वाला सिस्टम जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्लो है अर्बनाइजेशन में, है ना, बढ़ते हुए प्रवास के कारण या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम आती है। फिर सीवेज सिस्टम, है ना, वो नहीं है बिल्कुल भी सही, इससे प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग जो वेस्ट ट्रीटमेंट हो या फिर वाटर मैनेजमेंट, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग अभी पिछड़े हैं, है ना, हम लोग को बहुत ज्यादा इनोवेशन करने की आवश्यकता है उसमें। फिर इसी की वजह से आपदाएं आपदाएं आएंगी, है ना, ऐसे फ्लैश फ्लड आते हैं, बहुत ज्यादा शहरों में आ रहे हैं, मुंबई हो, है ना, या फिर बेंगलुरु हो, बहुत ज्यादा हम लोगों को फ्लैश फ्लड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जब ये मिलेंगे तो फिर वहां की जो भी मतलब क्या बोलते हैं प्रशासन है, उसको उसमें लगना पड़ेगा उसको मैनेजमेंट करने के लिए, तो उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं पर्यावरण वाला, कि पर्यावरण में जैसे लोग आ रहे हैं, है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना, अर्बनाइजेशन में, तो क्या हो रहा है वहां पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जब ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब ज्यादा लोग होंगे, तो हम लोग को पता होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे हमने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको एरिया को भी बढ़ाना होगा, है ना, जो अर्बन एरिया उसको भी फैलाव होगा, और फैलाव कैसे होगा, जो वन होते हैं वो काट दिए जाते हैं, है ना। हम लोग देखते कई बार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे, चाहे वो मेट्रो हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुल बनाना हो, उसके नाम पे कई सारे सैकड़ों किलोमीटर के वन, हजारों किलोमीटर के वन है वो काट दिए जाते हैं, है ना। एक तरफ तो हम लोग हीट बढ़ा रहे हैं, अर्बन हीट बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उनको वनों का विनाश कर रहे हैं, जिससे हम इसमें लोग ये मतलब जो जैसे वन वगैरह काट रहे हैं और जिसकी वजह से हीट बढ़ रही है, तो उससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट चेंज तो होनी, उसी से तो आपदाएं आ रही हैं बहुत सारी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दोहरा हम लोग कर रहे हैं, मतलब बात समझ रहे हो, एक तरफ तो आप प्रदूषण, कई सारी इंडस्ट्रीज नई नई ओपन हो रही हैं, पॉल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनको सोखने वाले हैं ना, सिक्वेस्ट्रेशन करने वाले वन है, फॉरेस्ट है, उनको आप काट रहे हो, वनों के कटाव से। इससे हम लोग दोहरी तरीके पे कर रहे हैं, और लोग जो बायोडाइवर्सिटी से जो एक नया कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ क्लैश वाला, चलता है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाला, कि क्या होता है हम लोगों ने जैसे उनके, हाँ, उसमें कहा भी जाता है कि वो हमारे क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं, हम उनके क्षेत्रों में घुस रहे हैं, हाँ, है ना। देखते हैं कि कई बार जैसे शेर होता है ना, टाइगर, हाथी, वो शहरों की हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो अर्बन एरिया उसको फैलाने के चक्कर में उनके वनों पे अतिक्रमण कर लिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को काफ़ी मिलता है, काफ़ी मानव वन जगह जीव संघर्ष। मतलब हाँ, जैसे वन वगैरह के कटाव होता है और वहां पे जैसे आप कह रहे हो कि जानवर वगैरह उनका वो मतलब शहरों की ओर वो भी आ रहे हैं, लेकिन एक अगर देखा जाए तो मतलब शहरीकरण की समस्या, शहरीकरण की वजह से मतलब काफी जीव हत्या भी हो रही है। वही वही मैंने बोला ना कि उससे कॉन्फ्लिक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम हम्म। लोग उस एरिया में घुस रहे हैं ना, तो वो कहाँ जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग पूरी तरीके से नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को पॉल्यूशन में भी हर प्रकार का पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हो या नॉइज पॉल्यूशन हो, है ना, फिर सॉइल पॉल्यूशन हो, हर तरीके के हम लोग पॉल्यूशन। अब एक नया पॉल्यूशन चला हुआ, लाइट पॉल्यूशन, है ना, शायद सुना हो तुम लोगों ने। ज्यादातर जब ज्यादा लाइट दिखते ना हम लोग शहरों में, ऐसा लगता है कि रात पे भी दिन जैसा लगता है ना, इतनी सारी लाइटिंग वो लोग क्रिएट कर देते हैं। जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, वो एक तो किसी भी प्राणी को, है ना, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर किसी प्रकार के जीव जंतु हो, उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देती है वो, है ना। अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, जैसे जो क्या बोलते बीचेस होते हैं, है ना, जैसे मुंबई हो गया, जहाँ भी बीचेस, गोवा हो गया,
उस एरिया में वो लोग पूरी लाइटिंग करके रखते हैं रात में, है ना? कि लोग घूमने आ रहे हैं, टूरिज्म वगैरह वहाँ पे। तो क्या होता है जो वहाँ पे जो समुद्री जीव है ना? जो टर्टल है और बहुत सारे समुद्री जीव जो हैं, उनकी क्लॉक क्या है वो बोलती है कि रात में उनको सोना है ना? तो उनको कैसे पता चल है ना? लेकिन अब लाइट कम हो ही नहीं रही है। तो उनका जो पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस थी वो पूरी बर्बाद हो रही है। उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम था वो पूरा बर्बाद हो रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं जो हैचिंग करते हैं वो जब लाइट कम होती है तभी करते थे। ठीक है? तो इससे हम लोग उसको सीधे-सीधे बायोडायवर्सिटी से भी देख सकते हैं कि लाइट पॉल्यूशन एक नया पॉल्यूशन। जैसे आजकल मोबाइल का ज़्यादा यूज़ है। अगर रात में हम लोग सोने से पहले अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम नींद सो नहीं पाते हैं। बिल्कुल हम लोग की पूरी नींद खराब हो गई। अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लोग अच्छी नींद ना आना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि नींद उनको आती ही नहीं है अच्छे से। और जब आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी तो आपका पूरी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, है ना? पूरा उसी से लिंक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं। फिर हम लोग बात की थी हम लोगों ने से वेस्ट मैनेजमेंट वाली, है ना? कि हम लोग देखते हैं शहरों एरिया में कि वहाँ पे पूरे पहाड़ बन गए हैं कचरे के, है ना? आस-पास एरिया को पूरे ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं, है ना? उससे बीमारियाँ हो रही तरह-तरह की, है ना? ये हम लोग बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, उसके लिए स्किन कैंसर बहुत सारे जो कैंसर नहीं पता है कि मतलब उसको इनको डालें। हाँ, बहुत मुश्किल है। हम लोग का बिल्कुल, आजकल लोग ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे वाहन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन तो रीयूज़ करके भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है ना स्वास्थ्य पे। क्या निधि फिर से बोलना? जैसे हम कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया या प्लास्टिक वेस्ट हो गया, अगर हम इसको रीयूज़ करके भी अगर यूज़ कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, किसी भी उसमें देख सकते हैं, संस्थान में देख सकते हैं, जैसे बीच में हुआ भी था ये स्टार्ट कि रीयूजिंग चाहिए हर चीज़ के लिए। बट वहाँ पे भी तो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो ही रहा है ना इसमें। नहीं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन में लेकिन इसमें फिर कैसे हो रहा है? उसको निधि? रीयूज़ कर रहे हैं तो फिर एक ये है ना कि मतलब जैसे अगर कोई इसमें है तो वो मिट्टी उसको बहुत जल्दी उसको वो नहीं कर पाती है, उसका अपघटन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ से सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हाँ, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को जो वेस्ट ट्रीटमेंट है ना उसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कई सारे वेस्ट हैं, है ना? तो जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं ना, इंदौर मॉडल हम लोग डालेंगे उसमें। कौन सा? सबसे सबसे साफ सिटी अगर कोई है तो वो इंदौर है ना? तो इंदौर का हम लोग एग्जाम्पल डालेंगे। इंदौर में ये बहुत ही अच्छी बात है सोचने में भी कि जिस दिन का कचरा होता है, मतलब अगर आज का कचरा है वो आज ही रिसाइकिल हो जाता है और उससे वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसका यूज वो इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं, कई सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो मतलब ये कितना यूनिक है हम और का जो डेली मतलब रोज के रात में हो जाता है, मतलब बात समझ रहे हो? नेक्स्ट डे भी नहीं लगता है उनको। तो हम लोग सीधा-सीधा एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें हम लोगों को सभी की भागीदारी करनी पड़ेगी, है ना? कि वहाँ पे नागरिक का कर्तव्य बनता है पहले तो, कि वो कहीं भी यहाँ-वहाँ कचरा ना फेंके और सेग्रीगेटेड वे में रखे वेस्ट को, पता हो है कि ना? फिर कहाँ रखना है ना? और फिर जो लेने वाले अब ये चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये चीज़ होने लग गई है। हाँ, फिर सफाई कर्मी जो हैं, है ना? वो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करें, ये नहीं कि वही मिक्स कर दे पूरा कचरा। फिर जहाँ पे संस्थान रिसाइकिल सेंटर है वो पास में हो, है ना? वहाँ पे पूरा रिसाइक्लिंग हो, फिर उसको एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। अगर ये पूरा एक चेन हम लोग अच्छे से बना देंगे ना, तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? उसी के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है, क्योंकि फंडिंग चाहिए उसके लिए, है ना? उसके लिए नई-नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम लोगों को R&D है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पे भी करना पड़ेगा फोकस, क्योंकि जो प्लास्टिक वेस्ट है ना? उसमें एक तकनीक होती है वो होती है प्लाज्मा गैसिफिकेशन, है ना? मैंने इस पे पूरा निबंध लिखा था एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो उसमें था कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन ऐसी टेक्निक है उसमें किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, किसी भी प्रकार का वेस्ट, उसमें क्या होता है जो वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ठीक है? वो पूरा फिर एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर वो उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं रह जाता है। तो इस टेक्निक का हम लोग लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है वो फंडिंग की आती है ना? तो हम लोगों को इसके लिए जो मतलब हमारा जो बजट का एलोकेशन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है? फिर सिटीजन्स हो गए, एनजीओज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गई, है ना? इन सबको फोकस करना होगा। तो ये हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि शहरीकरण से क्या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं?
नहीं हम लोग को पता है पॉजिटिव भी हुए हैं ना, तो कुछ एक बार फिर से देख लेते हैं क्या-क्या हुआ है ना? तो हम लोग देखते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है शहरों को, है ना? बैकबोन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो हम लोगों का जीडीपी में आता है कंट्रीब्यूशन, वो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर से आता है ना? फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है जीडीपी का, वो शहरी क्षेत्रों का है, ठीक है? फिर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे नई-नई टेक्नोलॉजी है ना? तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह हो रहा है ना? उस क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, तो सबसे बड़ा रोल होगा वो किनका होगा? शहरों का ही होगा, है ना? और जो सामाजिक क्षेत्र में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या होता है, बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है? कई सारी संस्कृति एक साथ देखने को मिल जाती है ना? जैसे हम लोग देखते हैं बड़े-बड़े शहरों में जाएँगे, देखिएगा कोई गुजरात का है ना? कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई हिमाचल का है ना? इस तरीके से हम लोग कई सारी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का है। तो कई सारी संस्कृति का मिलन होता है, हम एक-दूसरे का सम्मान सीखते हैं, है ना? इसको हम लोग पता उसमें जो क्षेत्रवाद होता है ना, क्षेत्रवाद के सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं ना? क्योंकि चित्रवत कब होता है जब हम लोग सिर्फ अपनी चीज को श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हमसे बेटर कोई नहीं है ना? तो उसमें अगर हम लोग जब संस्कृति के संपर्क में आएंगे, हम देखेंगे कि सभी लोग एक जैसे हैं, है ना? हम लोगों को ऐसी रूढ़ी वाली बात नहीं करनी चाहिए, है ना? तो उसमें भी हो जाएगा, शहरों का काफी योगदान हो जाएगा। फिर हम लोग देखा जैसे जाति व्यवस्था है ना? उसमें भी ये सुधार लाता है। वहाँ पे ज्यादा स्पष्टता देखने को नहीं मिलती है, उसका जो भेदभाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो वहाँ पे घरेलू क्षेत्रों में सिर्फ उनको घर तक सीमित रखा जाता है ना? आप किसी भी क्षेत्र में, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा समस्याएं जो भी हैं, इसके क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? तो जो भी जो समस्याएं थी डायरेक्ट हम उसके सीधे-सीधे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने लिखा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा निवेश करो, है ना? पॉल्यूशन वाला है तो वेस्ट मैनेजमेंट में करो, ठीक है? इंडस्ट्री उसी में हम लोग कर लेंगे सीधा-सीधा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डाल सकते हैं कि मतलब इसको मतलब समाधान के कुछ और ऐसे मतलब जो कम करने के लिए कुछ और वो कर सकते हैं क्या? कुछ तरीके अपना सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग साथ में लाएँगे, ठीक है? गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट एंटिटी जो भी हैं, सिविल सोसाइटी हो गई और सिटीजन्स हो गए, इन सबको हम लोगों को साथ में लाना है ना? और फिर जो है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, है ना? लेकिन रूरल एरिया का क्या होगा? तो हम लोगों को बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि प्रवास हो रहा है ज़्यादा, उससे समस्या हो रही है। तो हम लोग ऐसा करें कि वहाँ पे वो फैसिलिटी हो जाए, है? तो संतुलन बना के रखना होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर क्या-क्या गवर्नमेंट के प्रयास हुए हैं वो देखते हैं, ठीक? उससे पहले सॉल्यूशन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, वो आगे है, देख रहे हैं तुम लोग स्लाइड में। ये है कि शहरी गवर्नेंस, अर्बन जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, उनको हमको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है? जो शक्ति है उनका विकेंद्रीकरण करना होगा। ज्यादातर पावर्स क्या होता है, फंडिंग के लिए वो लोग स्टेट पे निर्भर रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जब तक उनको देगी तब तक हो पाएगा। तो उनको ज्यादातर अगर उनको स्वायत्ता मिलेगी, उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, तो वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे गवर्नेंस, है ना? जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शहरी क्षेत्रों में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सीवेज वाला या ट्रैफिक वाला, है ना? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है? फिर एक आया था उसमें हम लोग, हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके, ठीक है। जो वहाँ पे जो स्लम एरिया वाला है ना, उसको हम लोग पुनर्वास करें उन लोगों का, है ना? उनके लिए भी हम लोग क्लीन बनाएं घर, ठीक है? सब ध्यान रखें। उसके बाद जो पर्यावरण में हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे अब एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है वेटलैंड वाला, है ना? वेटलैंड प्रबंधन है, वो हम लोग कर सकते हैं बाढ़ से बचने के लिए, है ना? स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि जो फ्लड आता है उसका पता मेन क्या रीजन रहता है अर्बन फ्लड का? वहाँ पे जो कंक्रीटाइजेशन हो जाता है, गांव में क्या होता है, मिट्टी की रहती है सड़कें, तो वो उसको सोख लेती है। जो भी अगर ज्यादा बारिश हुई तो वो उसको सोख लेती है। यहाँ पे क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ज्यादा, है ना? तो वो दाना वगैरह उसमें भरेगा, तो वो क्या होता है, इसलिए वो फ्लड ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर हम लोग वहां पे ज्यादा पेड़ लगाए, है ना, आसपास किनारे पेड़ लगाएं, तो वो स्पॉन्ज सिटी का मतलब उसको सोख लेंगे, ठीक है? तो अर्बन फ्लड वाला जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग सिटीजन चार्टर बना सकते हैं, है ना?
शिकायत निवारण तंत्र बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है अर्बन गवर्नेंस में, तो वहाँ पे पोर्टल पे लोग डाल सकते हैं, उसका तुरंत सॉल्यूशन हो, है ना, प्रभावी सॉल्यूशन हो, हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है अभी तक। तो गवर्नमेंट का एक सबने सुना होगा स्मार्ट सिटी मिशन, है ना, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन का मतलब पता है यदि प्रीति? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे पता 90% सेंट्रली नहीं, इसमें ये है कि गवर्नमेंट तो मुझे पता है, लेकिन सेंट्रली इसमें नहीं। देखो दो होती हैं, दो। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली सेक्टर में क्या रहता है कि पूरा केंद्रीय वहन करती है खर्चा जो भी होता है। ठीक है, और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या रहता है, दोनों का रहता है ना, सेंट्रल भी करेगी और स्टेट भी करती है, ये रहता है। फिर उसमें रेशियो चेंज होता रहता है। 50% और 10% का रेशो था। नहीं, ये जो है डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट है। जो स्पेशल कैटेगरी में जो स्टेट आते हैं उनके लिए 90 और 10 है ना, ज्यादातर के लिए 60-40 है ये रेशियो। ठीक है, किया गया था, है ना, जो शहरी और विकास मंत्रालय है जो महुआ, वो उसको करता है, उसके अंतर्गत ये मिशन है। उसमें क्या क्या है वो हम लोग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो इसमें है वो ई गवर्नेंस को लेके, ये कुल मिला के स्मार्ट कैसे बना सकते हैं गवर्नेंस को, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ई गवर्नेंस में क्या करेंगे वो लोग, जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसको ज्यादा बेटर करेंगे, है ना। फिर अपराध कम हो उसके लिए वीडियो मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, जिससे क्राइम वहां पे कम हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पोर्टल बनाएंगे वो लोग शिकायत के लिए, पोर्टल बनाएंगे जिससे समस्याओं को समाधान तुरंत हो सके। ठीक है, फिर इसमें जो है वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने लिया अच्छे से। हम लोगों ने देखा था वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। वेस्ट टू एनर्जी, हम लोग वेस्ट का, जैसे हम लोग पता है वेस्ट से कई जगह तुमने सुना होगा शायद, कचरा है उससे सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है, सड़कें बनाई गई हैं, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, है ना, कई सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे लिए बोझ है ना कचरा, उसको हम लोग एज अ रिसोर्स यूज कर सकेंगे। फिर साइक्लिंग, जैसे 3R वाला कॉन्सेप्ट जो है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस पे फोकस करेंगे। फिर वाटर मैनेजमेंट, है ना, वाटर मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। वाटर मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैश फ्लड वाला ना, स्पॉन्ज सिटी, हम लोग किनारे वनीकरण करेंगे, है ना, ये सब करेंगे। और जहाँ पे जो सभी को टैप वाटर मिल सके, है ना, इस पे ध्यान देंगे। जैसे कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो वो तुरंत किया जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा फॉलो किए जाएंगे, है ना, इस प्रॉब्लम आ ना पाए, बजाय वो प्रॉब्लम हो गई फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना, उससे पहले ही छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई तुरंत हम लोग उसका सॉल्व कर एक लेंगे। चीज और भी बढ़ाया जा सकता है इसमें कि जैसे मतलब ये जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से जो प्रवास शहरी क्षेत्रों की तरफ हो रहा है, बजाय मतलब ये ग्रामीण प्रवास को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास कुछ ऐसे छोटे उद्योग, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगाई जाए, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मतलब उनका प्रवास रुके, और साथ में वहां पे जैसे प्राइमरी सेक्टर्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हेल्थ केयर है, क्योंकि और शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास, या ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो मेन समस्याएं होती है प्रवास करने की, या तो शिक्षा है, या हेल्थ सेक्टर है, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसको रोकने के लिए ये कारण, मतलब हम कह सकते हैं समाधान इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि अगर इसको रोकने के लिए, जैसे पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं, वैसे ग्रामीण क्षेत्र में होती नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन अगर हो रही है तो वहां पे उनके लिए एक मतलब अच्छी फैसिलिटी दी जाए, कृषि क्षेत्र को मतलब बढ़ावा दिया जाए। अभी पहले हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि समझो अर्बनाइजेशन हो गया है ना, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें। रोकने के लिए हो सकता है कि हम लोग कहते प्रवास को रोकने के लिए, लेकिन अभी हमने समझो मान लिया अभी तो है अर्बन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे, है ना, कि ऑलरेडी वेस्ट ज्यादा है ना, वाटर की डिमांड ज्यादा है ना,
वहाँ पे आपदाएँ आ रही हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको? तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी तो हो सकती है, जैसे पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी तो काफ़ी आ रही हैं। अभी हम लोग स्मार्ट अब सिटी मिशन पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी डिस्कस कर ठीक है? ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहला पॉइंट पढ़ा वो है ई-गवर्नेंस, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऑलरेडी आया हुआ है मेंस में, ठीक है? इस पे ध्यान दो। पहला जो ई-गवर्नेंस का उनका था कॉन्सेप्ट, इसमें है नहीं प्रीति, वो मैं नोट नहीं कर अच्छा, कोई बात नहीं। तो ई-गवर्नेंस का है उसमें, तो पहला उसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देंगे। स्मार्ट में हम लोग जो भी सोच सकते हैं ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उन्होंने सब उसमें सोचा है ना? कि वहाँ पे वीडियो टाइम से हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देंगे, पोर्टल बनाएँगे, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर वेस्ट मैनेजमेंट वाला है, वाटर मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर एनर्जी, है ना? एनर्जी सेक्टर में हम लोग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लाएँगे, है ना? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, ठीक है? और पॉल्यूशन कम करने के लिए जो भी टेक्निक्स हो सकती है ना? जैसे अभी हम लोगों को पता है कि हम लोग BS6 में हम लोगों ने जंप किया है। जितना भी टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनका यूज़ बढ़ाएँगे, है ना? बिल्कुल। और ग्रीन कॉरिडोर बनाएँगे, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएँगे। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या है? जो भी एरिया होगा उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग होगा। मतलब ऐसी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें होंगी, उनका यूज़ होगा। ठीक है? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जैसे जो इसमें एनर्जी आएगी, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी में जो हाँ। यूज़ हो रहा है, जैसे डीज़ल वगैरह का धुआँ वगैरह, ये इलेक्ट्रिक सीएनजी आ रही है, हाँ, इलेक्ट्रॉन सीएनजी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रखे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। भले वो उस चीज़ को कम कर रहा है डीज़ल ये सब पे, लेकिन उसका जो वेस्ट हो, उस इलेक्ट्रिसिटी उसको कहाँ फिर उस उसका पे फोकस करना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर ये भी एक बिल्कुल। तरीके उसके लिए हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना ही होगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोची जा सकती है ना? कि इलेक्ट्रॉनिक अगर व्हीकल्स नहीं तो और क्या हो सकता है ना? कई सारी चीज़ें। जैसे अब लोग ब्लेंडिंग वाला चल रहा है, एथनॉल एथेनॉल पेट्रोल में अगर हम लोग ब्लेंडिंग कर दें, तो पॉल्यूशन कम होता है। तो कई सारे अल्टरनेटिव और भी हैं, उनको हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है? फिर अर्बन मोबिलिटी जो है, जैसे हम लोगों ने बोला ट्रैफिक वाला इश्यू आ रहा है ना, तो हम लोग को स्मार्ट तरीके से बनाना होगा कि जो मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे एक होता है गुड्स वाला, है ना? गुड्स के लिए अलग से हो वे, जो गुड्स वाले ट्रांसपोर्ट हैं उनके लिए अलग से वे हो, है ना? नॉर्मल पीपल उनके लिए अलग से हो। कार जो हैं मतलब क्या बोलते हैं, फोर व्हीलर ट्रैफिक वाली समस्या है ना? तो उसको हम लोगों को फोकस करना होगा इस पे। स्मार्ट पार्किंग बनाई जाए, है ना? कि देखते हैं कई जगह की पार्किंग की एरिया ही नहीं है, तो वहाँ पे लोग कैसे भी लगाए हुए हैं ना वाहन, तो उससे समस्या आती है। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है? फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना? इसी के तहत जैसे हम लोगों ने देखा स्लम एरिया वाले तो जो भी हैं उनको मिलना चाहिए, है ना? था कि 2022 तक सभी को आवास मिले, ज़्यादातर लोगों को आवास मिल भी गया है ना? कई सारे घर बने हैं इसमें। लेकिन इसका एक नेगेटिव ये भी देखा जा रहा है फिर है अटल मिशन, अमृत मिशन है, वो अटल जी के हाँ प्रीति? मैं कह रही हूँ इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी देखा जा रहा है, लोगों को घर तो मिल रहा है लेकिन वो उसी घर को फिर मतलब रेंट किराए पे। और खुद उसी जगह फिर रहने चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें ये है ना कि उनको वही कि उनका आय का ज़रिया नहीं है ना उनके पास। तो यही है ना कि हम लोगों को रहने का दे दिया, स्किल भी प्रोवाइड करना है। छोटे-छोटे जो उद्योग हैं उनको हम लोगों को करना होगा, है ना? जैसे हमारे जो 5 ट्रिलियन वाला है उससे आगे भी हमको बढ़ना है, तो उसमें सहयोग होगा, है ना? क्योंकि हम लोग उसको बर्डन नहीं मान सकते, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम लोग को बर्डन की बजाय कैसे हम लोग उसको मतलब रिसोर्स के तौर पे कर सकते हैं, है ना? हाँ, उपयोग नहीं बोल सकते हैं, हाँ, एक संसाधन के रूप में। ज़मीन से उसको यूज़ ना करें। हाँ, लेकिन है उसका हम पूर्ण विकास करें। अगर हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग अच्छे से उनका जो भी स्किल उनमें है उसका यूज़ हम लोग इकोनॉमी में कर सकते हैं ना, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। इससे ग्लोबल एड मतलब होता है ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी हम लोगों का नाम होगा। ठीक है, तो अटल मिशन में भी यही है, जो ज़्यादातर स्मार्ट सिटी वाली चीज़ें हैं, वो भी उसमें है। ठीक है, इसमें जो मेन था वो था टैप वाटर का, उस पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि हर घर नल वाला है, उसमें होना चाहिए लोग। और फिर ग्रीनरी वाला भी इसमें था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का भी था, है ना?
तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन में है ना? थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें। फिर हम लोग देखते हैं कि जो शहरी गवर्नेंस है उसमें खराब होने के क्या कारण है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार थोड़ा-सा और क्विक कर लेते हैं। वही कि जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता ही नहीं है उनके पास, है ना? कई सारे ऑफिसर्स उनको तुरंत डिसीजन मेकिंग करनी है, उनके पास है ही नहीं, पावर ही नहीं है ना? तो हम लोग क्या करना होगा, शक्ति को विकेंद्रीकृत करना होगा, उनको पावर ज़्यादा दें, ठीक है? पारदर्शिता बढ़ाएँ, जैसे कोई भी स्कीम आई, जैसे उन्होंने कहा टैब वाली आई, है ना? या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आई स्मार्ट सिटी में, तो कितना वर्क हुआ? आउट बेस्ड होना चाहिए फंडिंग, है ना? अगर आउटकम पहले हमको दिखा तब हमको फिर से दूसरी फंडिंग होगी, है ना? दूसरी उसकी जो किस्त है वो आएगी। उसको हम लोग देख सकते हैं, है ना? कि ये कई जैसे सारी कोई अगर स्कीम चलाई और वो कई बार क्या होता है बिचौलिए बीच से पैसा खा जाते हैं, तो वो चेकिंग ये तो हाँ, ये लेकिन जो टेक्नोलॉजी आई है ना, उसने इस चीज़ को कम किया है। डायरेक्ट अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हुई है। एक हाँ, इसमें कुछ फैक्ट हैं जो मैं चलो बाद में बोलूँगी। ओके, ठीक है? फिर ये फिर हम लोग बोल सकते हैं कई सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग में हम लोगों को सब कुछ देखना होता है, ट्रांसपोर्ट देखना होता है ना, वाटर, हेल्थ, है ना, बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं ये। अगर ये लोग एक साथ कॉम्बिनेशन में काम नहीं करेंगे ना, जैसे वो वाटर वाला अलग से काम कर रहा है, पहले उसने जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना कि वाटर पाइपलाइन डलनी है, तो पहले एक बार सड़क खोदेगी, है ना? फिर पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डलनी है, तो फिर से सड़क खोदेंगे। अगर उन दोनों में आपसी सहमति हो, इंटीग्रेशन हो, कोऑपरेशन हो, तो उनको पता होगा, तो एक बार में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। शहरों में बात समझ रहे हो? एक बार मतलब खुदाई हो गई, वो गड्ढा भरा नहीं कि फिर पता चलता है दूसरी तरफ से फिर खुदाई चल रही है। बिल्कुल, मतलब ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें खुद में कोऑर्डिनेशन हो पहले तो, है ना? तभी तो प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी, तभी तो गवर्नेंस अच्छे से हो पाएगा। पता ही नहीं, कई बार सर बोलते हैं मतलब पता ही नहीं होता एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है ना? प्रोग्रेस हो रही, तो इस तरीके से हम लोग को इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी, है ना? जहाँ पे लोग जैसे अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो फिर वो 2 गाड़ी, उसके पास फिर 3। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ लोग जल्दी नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें जागरूकता बढ़ानी होगी, है ना? क्योंकि अगर जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, है ना? हर एक व्यक्ति है उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी चीजें सही होंगी। जैसे कारपूलिंग एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आपका कलीग भी ऑफिस जा रहा है, तो आप लोग दो कार से जाने के बजाय एक कार से चले जाओ दोनों लोग, है ना? तो कम पॉल्यूशन होगा। ज्यादा हम लोग की जो उपभोक्तावादी सोच है उसको नहीं बढ़ाना है कि हम लोग को हमारे पास खूब सारी चीजें लेकिन हम लोग फिर भी खरीदते जा रहे हैं, है ना? तो कोशिश करनी है कि कम को हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक नहीं होने वाला, है ना? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है उसको हम लोग को अप्रोच में रखना होगा। पौधारोपण भी कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए शहरों में ना। हाँ, वो हम लोगों ने किया था डिस्कस, की जो स्पॉन सिटी वाला था कि वनों का हम लोगों को लगाना होगा, इससे वहां पे जो जल धारण क्षमता है वो ज्यादा हो जाए, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं, और जो योजनाएं हैं वो असली मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। इससे वही बात है, जैसे हम लोग बोल पढ़ा कि स्मार्ट मिशन में कितनी अच्छी चीजें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट भी है, वाटर मैनेजमेंट भी है, ई गवर्नेंस भी है, सोशल मोबिलिटी वाला भी। अगर सब कुछ है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ना? मेन तो यही है। तो वही कि जो बने स्कीम उसके साथ आप ये भी देखो कि वो हो भी रही है कि नहीं इम्प्लीमेंट। हाँ निधि, उनका कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। बिल्कुल, तो वही है ना कि चीजें सिर्फ लॉन्च नहीं कि स्कीम नई नई लॉन्च करनी है उसके लिए लॉन्च कर दी, है ना? उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका आउटकम वो बाकायदा पूरा होना चाहिए, है ना? और सिटीजन चार्टर वो होना चाहिए। सिटीजन चार्टर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनको कोई भी कमी दिखती है ना, वो तुरंत कंप्लेन कर सके, वो तुरंत उसका मतलब जल्दी से जल्दी हो सके उसका निवारण होना चाहिए, है ना? हम लोग सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं, ठीक है? प्रीति नीचे करना। इसमें कंक्लूजन में डाल सकते हैं ना एसडीजी का जो लक्ष्य है 11 वो डाल सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन आया वो आया है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से जो टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। जो उपभोक्ता संस्कृति बढ़ रही है उसमें न्यू मिडिल क्लास आ रहा है ना? उससे टियर 2 शहर है उनका टियर 2 उसमें पॉपुलेशन उसका है जो क्या बोलते हैं
पैमाना है कि कितनी पॉपुलेशन होगी, टियर 1 में आएगा, कितना टियर 2 में आएगा, उस तरीके से है ना, उससे रिलेटेड है। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। ठीक है, जो नगरीय जीवन की क्या-क्या मतलब वहाँ पे विशेषताएं हैं, है ना, वो बताएंगे। फिर स्मार्ट समस्याओं से शुरुआत करेंगे, फिर स्मार्ट नगर जो प्रोग्राम है वो कैसे उसको मतलब सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स को, उस रिलेटेड डाल सकते। कोई प्रॉब्लम प्रीति? नहीं नहीं, वो जो पहला क्वेश्चन था उसको टाइम हो जाएगा फिर, नहीं तो आवाज जो पहला क्वेश्चन आया है हाँ हाँ टियर 2 में पूछना चाह रही थी। उसमें हो जाएगा। उसमें एक पैमाना, मुझे अभी इसके एग्जैक्ट पॉपुलेशन याद नहीं आ रही है, जैसे कुछ मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं बता नहीं रही हूँ। शायद जैसे 1 करोड़ से ज्यादा होगा, मतलब मैं रफ बता रही हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो टियर 1 में है, उससे कम है तो दिल्ली पॉपुलेशन मुंबई है तो जैसे टियर 2 शहर में, आ इस तरीके जाएंगे से। में। हाँ, वो टियर 1 में आ जाते हैं, फिर उससे कम जहाँ पॉपुलेशन रहती है ना, सबसे टियर ज्यादा 2 में। पॉपुलेट, अच्छा ये मतलब शहरों के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। पॉपुलेशन कितनी है उसके आधार पे इनको शहरों की डिवाइड किया गया, मतलब शहरों को डिवाइड किया गया। शहरों की हाँ जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन डिवाइड हाँ करी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओके। ठीक है। हम्म, तो इसमें ये हमको बताना है कि जो न्यू मिडिल क्लास है वो हो रही है, तो किसका जो टियर 2 सिटीज है उनका विकास हो रहा है, उससे रिलेट करना होगा हम लोगों को इस पहले वाले क्वेश्चन में। फिर थर्ड क्वेश्चन में जो है कि भारत में देखो, जो हम लोगों ने कहा था कि भारत में जो स्मार्ट नगर है वो स्मार्ट गाँव के बिना जीवित नहीं रह सकते, है ना। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि से इस कथन पर चर्चा कीजिए। वही बात है, जैसे तुमने दी बता रही थी ना कि गाँव में जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व कर लें, बजाय कि वो शहरों की ओर प्रवास करें, तो हम लोग डाल सकते हैं ना ये कि हम ओके। लोगों को, हाँ, क्योंकि वो भी हमारे मतलब भारत के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जैसे शिक्षा से रिलेटेड लोग बाहर प्रवास कर रहे हैं तो वो चीजें रुक जाएंगी, और मतलब बाहर मतलब शहरों पे जो बर्डन पड़ रहा है, जो मतलब स्वच्छता को लेके पड़ रहा है, हर पोल्यूशन लेके एरिया जो में, बर्डन हाँ पड़ रहा है, हर चीज क्या मतलब आर्थिक रूप से भी बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से भी बढ़ रहा है, राजनीतिक रूप से भी बर्डन पड़ रहा है, तो वो कम हो जाएगा अगर मतलब हम प्राथमिक सेक्टर में, अगर हम गांव में वो बिल्कुल वही डेवलपमेंट है ना, करते हैं तो। डेवलपमेंट तक जाना चाहिए, सुदूर क्षेत्र तक जाना चाहिए ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, है ना, अच्छा, चाहे वो आपने हिमालय का बताया था एरिया कि हो। जैसे हाँ गांव में जैसे होता है ना पंचायती राज वगैरह होते हैं, इनके पास अभी क्या है कि शक्तियां कम कर दी जाती है, इनका जो हैंड ओवर होता है वो भी मतलब शहर जो एमएलए वगैरह होते हैं इनके हाथ में ज्यादा होता है, तो जो पंचायती वगैरह इन व्यवस्थाओं को ज्यादा बढ़ाना ही मतलब वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बिल्कुल, वहां पे जो जिम्मेदारी गवर्नेंस है। होगा, जैसे हम लोगों ने म्यूनिसिपल पार्टी कर लिया, तो वहां पे ये पंचायती ही संभालेंगे जो भी होगी प्रॉब्लम्स, है ना, और भी हाँ वहां पे फंडिंग बढ़ाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे वहीं पे हम लोग कोई फैक्ट्री लगवा दिए ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, समझ रहे हो ना, तो मतलब इसमें रूरल जो एरिया थर्ड के वाला क्वेश्चन है आसपास। ना, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, उस थर्ड हाँ, वाले क्वेश्चन में हम ये दोनों चीजें देख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और उनको हम कैसे कैसे कम कर सकते वो हैं, कैसे राइट। अंतर संबंधित है, बात समझ रहे हो। स्मार्ट नगर तब तक बने नहीं सकते जब तक स्मार्ट गांव नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन अगर पूरी तरह से केंद्रित होती रहेगी तो कैसे हो पाएंगी चीजें, है ना। वहां यस। पे जैसे हम लोगों ने कहा बर्डन हम लोगों का, पहली बात तो ये हो जाएगा। फिर हम लोगों का जो बिल्कुल विकास है, वो सिर्फ विकास का जो लक्ष्य है वो आसानी से हम लोग पा सकेंगे। स्मार्ट नगर बिल्कुल। अगर कहीं बन रहे हैं, मतलब जैसे हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, अगर वहां पे हम्म, उत्पादन ही नहीं होगा, या फिर कुछ अगर वहां से ही उत्पादन जो होता है वही नगरों में आता है, तो वो एक दूसरे को वो भी जोड़ रहा है। बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है वहां, तो पूरी मतलब वर्ल्ड ही इंटरडिपेंडेंट है, तो फिर ये तो है ही, गांव और शहर, है ना, एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है कि नहर मतलब नगरों को शहरों की आवश्यकता है, तो शहरों को नगरों की आवश्यकता, सॉरी, स्मार्ट गांव है यहाँ पे, जैसे दूरसंचार की जो व्यवस्था है इसको भी डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट गांव का मतलब ये हो जाएगा, जैसे उसमें जो कंपोनेंट पढ़े ना हम लोगों ने, जैसे गवर्नेंस हम्म, वाला है ना, ट्रांसपोर्ट वाला, एजुकेशन वाला, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी जितने पॉइंट पढ़े वो हम लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करने होंगे। हर ओके, क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन करना होगा मतलब उनका। ठीक है, बिल्कुल। इस तरीके से हम लोग देख मूल्यांकन लेते हैं। हाँ, फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक।
प्रीति थोड़ा नीचे करना स्लाइड। अति नगरीकरण क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बर्डन ज्यादा हो जाता है जब, है ना? जब किसी नगरी की जो आर्थिक क्षमता इतनी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एरिया उससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवास होने लगता है ना? फिर होता है ना, देखते बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पे भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है, रेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना? तो इस तरीके से वहां जैसे दिल्ली वगैरह में कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे कोचिंग वगैरह है, देखते हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। निधि आपका माइक ऑन नहीं है। मैंने कहा जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो एरिया कंजेस्टेड हो रहा है। हाँ, एक होता है कि ज्यादा नगरीकरण नॉर्मल, मतलब हाँ उसको हम कह सकते हैं ज्यादा होच-पोच हो रही है हर चीज के लिए। हाँ, एक सीमा से ज्यादा हो रहा है तो उसका भी नगरीकरण, जैसे ज्यादा दिल्ली मुंबई है ना, जो सिटीज मेट्रो सिटीज है उसमें ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उपनगरीकरण क्या होता है? उपनगरीकरण में इसका एक सॉल्यूशन में देख सकते हैं ना, उसके बीच क्या होता है, जैसे देखते हैं ना, जैसे नोएडा हो गया है ना, मतलब जो बड़े बड़े शहर उनके आसपास छोटे छोटे शहर मतलब होने लगते हैं, वहां पे कम पॉल्यूशन होगा, है ना? जैसे नोएडा हो गया, उसके मतलब कह सकते हैं जो बड़े बड़े मतलब महानगर है उनके आसपास, है ना, उसको हम लोग उपनगरीकरण कहते हैं। ये वाला जो उपनगरीकरण वाला है ना, ये टियर 2 वाले में जाएगा। उपनगरीकरण को हम जैसे ये छोटे-छोटे एक नगर मतलब जैसे विशाल दिल्ली नगर के के पास नोएडा का सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाँ, मतलब छोटे-छोटे और नगर मतलब हाँ, जैसे दिल्ली के पास ही स्थापित हुए। गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब में वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक ट्रेंड है वो थोड़ा सा देख लो, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं कि ट्रेंड थोड़ा एक बार देख लेते हैं, है ना? पहले हम लोगों को पता है कि धीरे पहले तो कृषि क्षेत्र पे ज्यादातर जनसंख्या थी वो निर्भर थी, है ना? फिर धीरे धीरे उद्योगों का विकास होता है, फिर उद्योगों के विकास से ही क्या होता है कि नगरों की तरफ लोगों का मूव होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो नगरीकरण में ये होता है। फिर क्या होता है, वहां पे जो पश्चिमी शैली है वो ज्यादा प्रधान हो जाती है, फिर नगरीय जनसंख्या वृद्धि एंड बस ओवरऑल वही चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, कोई भी आ रहा हो दिमाग में कुछ भी। इसमें लगभग चीजें तो कवर हो गई हैं, बस ये कि लगभग चीजें क्लियर हो गई है। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा जैसे जो भी डेटा वगैरह आता है, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिलती रहे हम लोगों को, है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे वही है ना कि जैसे इंदौर मॉडल में उन्होंने डाल दिया है ना, मतलब जैसे एसटीजी कंक्लूजन में। हाँ, फिर जैसे मतलब क्या, हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी तुमसे, हाँ, क्या हम इसको वैश्विक स्तर पे भी देख सकते हैं शहरीकरण को? बिल्कुल वैश्विक बिल्कुल, स्तर पे इसके आंकड़े अगर हम मतलब काउंट करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें, हाँ या मतलब नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने कहा देखो ज्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, यूपीएससी पूछेगा इंडिया के हिसाब से, बिल्कुल, ठीक है? तो अगर मतलब वैश्विक स्तर पे कभी आ जाए तो हमें उसके लिए थोड़े से आंकड़े एक बार देखने जरूरी है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था, बट मैंने उसके यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह निकलते हैं तो उनके अगर डाटा को अगर यूज करेंगे तो वो इनफ है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट जो लिविंग इंडेक्स को आते हैं ना कुछ ऐसे कि बताते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ पे ज्यादा अच्छा है, उसमें उससे कई रिलेटेड हम लोग कर सकते हेल्थ आ जाएगा, उसमें अब ग्लोबल बेटा देखा था। हंगर इंडेक्स आ जाएगा, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाएगा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। हाँ, कई सारे हैं, ये मैंने इसमें डेटा देखा था, मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट। यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है, उसमें था कि 68% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो 2050 तक उसका मतलब अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरिया में रहने लगेगी। 2018 में ये आंकड़ा 55% था। निधि मैं तो आपको बोल रही हूँ, हाँ, जो ग्लोबल लेवल पे है वो 2018 में लगभग 55% था, लेकिन जो इसका 2050 तक 68% होने का चांसेस थे, है मतलब। हाँ। तो ये हम लोग डाल सकते हैं वैसे, और भी जितना इसमें ये है ना, जितना आप इसमें क्या बोलते हैं उसको एडिशन कर सको ना, उतना वैल्यू एडिशन जितना कर सको, किसी भी छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड, जैसे लाइट पॉल्यूशन है ना, फिर हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी जोड़ देते हैं, फिर हम लोग हैचिंग डाल देते हैं उसमें, मतलब क्योंकि नॉर्मल लोग सभी वही लिखेंगे। हाँ, तो मतलब कहीं कहीं जैसे एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं।
मतलब हाँ, जितना मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर डेली पढ़ के आप क्या पॉइंट अपने उसमें ऐड कर सकते हो ना कंटेंट में, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सभी लोग पढ़ेंगे लाइट पॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो ओके। आपको पता है तो फिर उससे हम लोगों के जो आंसर्स है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये फिर फिनिश होता है। प्रीति, तुम ले सकती हो अपना टॉपिक। वैसे भी अभी हो जाएगा 20 मिनट में। टाइम कम ही है, अगर छोटा है हो टॉपिक तो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा। नहीं हो जाएगा थोड़ा 5-10 मिनट कर लेंगे एक्स्ट्रा। ओके। अभी डाउनलोड नहीं हुई क्या पीडीएफ? हो गया, शेयर हो रहा है। शेयर हो गया ना, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये जो आज का टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां। इनके बारे में आज इस पे डिस्कस करेंगे हम। तो अनुसूचित जनजाति बोलेंगे किसको? तो जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था। जब मतलब जैसे ये छोटे छोटे राज्य जो अभी बने हैं, इनका विकास नहीं हुआ था, उससे पहले से ये लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन वह राज्य के बाहर निवास करते थे। वो जैसे वन क्षेत्र हो गया, इन सब जगहों पे वो निवास करते थे। और फिर इसके बाद जैसे भारत के संविधान में इस शब्द का, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगर इस जनजाति के संबंध में अपने संवैधानिक प्रावधान देखें, क्योंकि ये मतलब एक बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, एक समुदाय है जो मतलब हमारे लोग हैं, मतलब जो अगल बगल रहते हैं उनसे अलग रहना चाहते हैं, इनकी संस्कृति अलग रहती है, ये मतलब खुद को अलग मानते हैं। इन्हें हम आदिवासी लोग कहते हैं। हाँ, आदिवासी ही बोलेंगे इनको। तो उनके लिए कुछ विशेष ओके। प्रावधान किए गए हैं संविधान में, कि मतलब जैसे अगर उनका कोई अधिकार है तो उसका हनन ना हो, या फिर इस तरीके से। आर्टिकल प्रीति 366। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है क्लियर? हाँ। आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 में ये बताया गया है कि मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उसमें, उसके बारे में कि उसके क्या क्या, इनको किन आधार पे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, उसके बारे में बताया गया कि वो 342 में इसका जिक्र किया गया है। और 342 में वही बताया गया कि अनुसूचित वर्ग को शामिल किया, और जिसमें इनके आधार को बताया गया कि कौन से ऐसे पैमाने हैं जिनके आधार पर हम इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। जैसे कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको शामिल नहीं किया जाता है, और कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको मतलब अनुसूचित जनजाति मान लिया जाता है। ऐसे आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक को, मतलब जिसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, उनके लिए विशेष उपबंध इसमें ये बताया गया है। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें भी अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है। आर्टिकल 46 भी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के दुर्बल वर्गों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करेगा और शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इस चीज का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है।
फिर आर्टिकल 350 भाषाई अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसके रूप में किया गया है। फिर आर्टिकल 330 में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। सीट कि उनके भी मतलब उनके लिए भी सीटों का आरक्षण का प्रावधान है कि उनके लिए इतनी सीटें आरक्षित की जाएंगी, उनको भी मतलब राजनीति में समान रूप से मतलब भागीदार बनाया जाएगा। आर्टिकल 332 जिसमें बताया गया है कि मतलब राज्य विधायिकाओं में मतलब अनुसूचित जनजाति को कितना % आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 243 में फिर पंचायतों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की बात की गई है। फिर आर्टिकल 275 एक मिनट, आर्टिकल 275 में है कि जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकार को राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है कि मतलब उनके लिए उनके विकास के लिए या उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए, क्योंकि वो जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां तक सुविधाओं का पहुंचाना बहुत मुश्किल है। वो सोचते हैं कि अगर वो हमसे जुड़ेंगे तो हम उनकी संस्कृति को मतलब खराब करेंगे या उनसे जो भी रिलेटेड चीजें हम उनको मतलब उनको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो वो इस चीज से हम मतलब शहर की ओर वो लोग नहीं आना चाहते हैं। तो इसके लिए मतलब सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। अब इसकी जैसे इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो ये है कि मतलब शैक्षिक असमानता, वो लोग मतलब बाहर शहरों की तरफ आना नहीं चाहते हैं, स्कूलों की वहां तक पहुंच नहीं है तो उनको उचित रूप से शिक्षा का प्रबंध उनके लिए नहीं किया गया है, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट, वो जिस स्थिति में रहते हैं वहां पे अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो स्वास्थ्य संबंधी वहाँ कोई मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि किसमें कैसे क्या करना चाहिए, तो इससे उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें भी गिरावट आती है। फिर बड़े पैमाने पर विस्थापन, औद्योगिकरण बढ़ता है, औद्योगिकरण के बढ़ने के कारण इन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिससे मतलब उनको काफी नुकसान होता है। फिर सामाजिक और मानसिक समस्याएं, वही कि औद्योगिकरण बढ़ेगा, अपनी जगह वो छोड़कर जाएंगे तो उनको उस चीज से भी मतलब काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मूल निवासी पहचान का क्षरण, उनको मतलब मतलब जिस जगह का उनको मूल निवासी माना जाता है, अगर ये जितने भी वनों को मतलब वनों की कटाई होगी तो उनको अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो उस जगह का फिर उनकी वहां की पहचान खत्म हो जाएगी, फिर उनको कहीं और अपनी उस पहचान को बनाने का फिर प्रयास करना पड़ेगा। फिर स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्याएं, वही कि मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह की पहुंच नहीं है वहां तक, इन लोगों की भी शहरों तक पहुंच नहीं होने के कारण मतलब स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। फिर एक और ग्रुप है जो पीवीटीजीज, जो मतलब विशेष रूप से जो मतलब पिछड़े हुए अनुसूचित जनजातियां हैं, वो मतलब जो अभी विलुप्त होने के कगार पर है या फिर जिनकी पॉपुलेशन एकदम स्थिर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें एक मतलब 75 जो समूह है उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें से 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान और निकोबार, यहाँ पे पाए जाते हैं मूल रूप से। जिसमें अगर 5 समूह जो है वो अंडमान निकोबार में कौन कौन से है, तो ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, स्टेनिस और शोम्पेन, ये 5 हैं। जिसमें जो सेंटिनल्स, तो इसमें जो है कि पहला है जो लो पॉपुलेशन, जिनकी सबसे ज्यादा लो पॉपुलेशन हम देखें तो ग्रेट अंडमानीज और सेंटिनलीज है, इन दोनों की लो पॉपुलेशन है इसकी पीवीटीज इस ग्रुप में। और फिर उसके बाद ये अत्यधिक संवेदनशील है, और इनको मतलब कि इनको किन आधार पर इस ग्रुप में रखा जा रहा है, तो ये जो टेक्नोलॉजी से पहले की कृषि पद्धति का ये उपयोग करते थे, अभी भी कर रहे हैं मतलब। और फिर इनकी जो जनसंख्या वो स्थिर है या घटती जा रही है, और जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे एकदम जो प्राचीन काल में हम जो पढ़ते थे उस पद्धति को ये अभी तक अपना रहे हैं। और फिर इस ग्रुप के मतलब सबसे ज्यादा जो इस ग्रुप का जो है मतलब जो जनजाति है वो है सहारिया नाम की जनजाति है, जो राजस्थान में रहती है मूल रूप से, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और सबसे कम तो हमने देख लिया अंडमान निकोबार की है। अंडमान निकोबार की जो
दो जनजातियां हैं, दो समूह हैं, जो ग्रेट अंडमानी तो सेंटिनलीज। उसके बाद सबसे ज्यादा पीवीटीज जो है वो ओडिशा में है, ये ऐड करना था पॉइंट। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर दूंगी इसको। फिर ये डाटा है कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के प्रीति आपकी वॉइस ना बार-बार ब्रेक हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी भी हो रही है? बीच-बीच में हो रही है। बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की। नेटवर्क इशू हो रहा है, एक मिनट। हाँ अभी आ रही है आवाज वैसे? ठीक है। हाँ, ऐसे तो आ रही है। आप एकदम से स्पीड बढ़ाते हो ना बोलने की, तो वो एकदम से ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ। तब तक मैं इसको बोलती हूँ, जब तक ओपन हो रहा है। तो इसे कंटिन्यू करिए। इतना स्लो चल रहा है। क्या हो गया? अब आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रहा? हाँ, अभी आ ठीक रही है, है। हाँ तुम बोलो, ठीक है, अभी बता देंगे हम लोग को प्रॉब्लम है तो। ठीक है। तो डाटा जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के का डाटा है, जिसका अगर हम मतलब इसको देखें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। और इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल ग्रुप के जो मतलब यूनियन ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा, और स्टेट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह, ये है। फिर 2011 के अनुसार नंबर ऑफ ट्राइब ग्रुप 705 ये है, जो 30 स्टेट और यूटीज मिला के, मतलब ये शायद पुराना डाटा है तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन जो है इनकी 10.43 करोड़ है, और जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, जिसमें रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 89.97% और अर्बन में है 10.03%। और इनकी दशकीय वृद्धि दर अगर देखें, तो वो जो भारत की दशकीय वृद्धि दर है, मुझे एग्जैक्ट से 17 पॉइंट कुछ है भारत की दशकीय वृद्धि दर, उससे ये ज्यादा है, 23.66 इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है। ये ओल्ड डाटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, ठीक है। फिर मेजर पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइब्स है, जिसका मतलब 2/3 जो ट्राइब्स के है वो सेंट्रल एरिया में उनका निवास है। जैसे सबसे ज्यादा एमपी में 14.69%, फिर महाराष्ट्र में 10.08%, उड़ीसा में है 9.2%, और राजस्थान में है 8.86%, गुजरात में है 8.55%, झारखंड में है 8.29%, छत्तीसगढ़ में है 7.5%, और आंध्र प्रदेश में है 5.7%। और वहीं कुछ ऐसे राज्य यूटीज हैं जिसमें इनकी जनसंख्या एकदम शून्य है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे इनकी मतलब जो पॉपुलेशन है एकदम जीरो है। फिर अगर इनका अनुपात में देखें कि मतलब उस जनसंख्या के, उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में वो कितने हैं, तो सबसे ज्यादा अनुपात स्टेट में देखें तो मिजोरम में, वहाँ की कुल जनसंख्या का 94.43% जो आबादी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। और सबसे लोएस्ट में है यूपी 0.57%। अगर यूटीज में देखें तो हाईएस्ट में आ जाएगा लक्षद्वीप 94.8%, और लोएस्ट में आ जाएगा दमनदीप 6.32%। और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइज देखें तो
कुरुंग कुमे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। सबसे हाईएस्ट है इसका 98.58% और लोएस्ट है कनाऊ यूपी का 0.009%। ये इसके कुछ डाटा थे। अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो मुझे बता दो। आई थिंक कन्नौज होगा, कन्नौज शायद कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कन्नौज है क्या? नहीं, चेक कर लूंगी मैं एक बार इसको। हाँ मैं चेक करूंगी। लोएस्ट मतलब इसका प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इसके कुछ मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या पहले हैं इसके प्रति, तो एक है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, फिर है ट्राइफेड, फिर है जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल रूपांतरण, उसके बाद है मतलब वही पीवीटीसी का विकास, मतलब जो उनकी जनसंख्या एकदम स्थिर हो गई है, घटती जा रही है, तो उनको विलुप्त होने से बचाया जाए, तो उनके लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं। फिर पीएम वन धन योजना, क्योंकि उनका जो निवास क्षेत्र है वो वन ही है, तो उसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहाँ से वो मतलब अपनी मूल पहचान को खोते जा रहे हैं औद्योगिकरण के कारण, इन सब के कारण। उसके बाद ये कुछ डाटा मैंने मतलब निकाला है, जैसे 2011 के और 2001 और 1991। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इसमें ये दिख रहा है। पहले यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा छोटा, थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर सकते हो? तो पहले हम ये देख लेते हैं 1991 का डाटा। 1991 और 2001 का ये मतलब इन पहले इसका वो देखा जाए कौन सी उसमें क्या करना है। एक मिनट, सबसे बिलो जो है ये मतलब जो रेड वाला जोन है वो बिलो बिलो मतलब कम का है। तो पहले जो हम ये देख रहे थे 91 और 2001 का, तो यहाँ पे जो ये है ये वाला रीजन जो है, इसमें पहले यहाँ पे नहीं थे 1991 में, अब वही 2001 में देखा गया तो वो यहाँ पे है। उनकी मतलब आबादी कुछ यहाँ पे हो सकता है कि मतलब दूसरी जगह अगर वन वगैरह कट रहे हो तो वो इस एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए हो, ये एक रीजन हो सकता है। बाकी तो लगभग फिर यहाँ पे ये एकदम जीरो था कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो था। लेकिन अब यहाँ पे 2001 में वहां भी देखा गया कि मतलब वहां भी अब उनकी आबादी बढ़ रही है। ये डार्क येलो वाला ही है ना? हाँ आप बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। बाकी जो फिर यहाँ पे मतलब अभी सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो एमपी में है, और ये ग्रीन वाला भी मतलब सबसे ज्यादा ही उसका वो दिखाया है, और व्हाइट जो है वो एकदम जीरो है। रेड में सबसे बिलो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर ये ग्रीन वाला सबसे ज्यादा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिखा रहा है। उसके बाद फिर ये एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाले झारखंड, ये एरिया है। ओके तो हो गया ये क्लियर, बाकी चीजें तो हमने वो कर दी थी। इसमें हम लोग पता क्या कर सकते हैं, एक मॉडल, हाँ वो कर लो, उसमें एक मॉडल डाल सकते हैं इसमें। एक छत्तीसगढ़ का मॉडल है, मुझे वहाँ के जो डीएम थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइज मिला है उनको। उन्होंने क्या किया था, वहां पे हमको पता नक्सलवाद भी ज्यादा है ना, तो ज्यादातर हम लोग को ये भी दिखते, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है नक्सलवाद वाली, है ना। तो उनको लगता है कि यहाँ पे जो विकास वो लोग कर नहीं रहे, हमारी जो संस्कृति है उसका विनाश करने आए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, जो वहां के डीएम थे, उन्होंने जैसे यहाँ पे कई सारी स्कीम चल रही है, तुमने बताया एकलव्य चल रही है और भी बहुत सारी स्कीम चल रही है, लेकिन वहां पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो लोग बच्चे को भेजने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। एक्चुअली जो सर थे वहां के, जो डीएम थे, हम लोगों से खुद इंटेक्ट किया था उन्होंने,
तो उन्होंने बताया था कि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहाँ पे तो लोग बच्ची को भेजना ही नहीं चाहते थे, क्यों ही भेजें? तो फिर उन्होंने क्या किया था, वहाँ का जो एक स्थानीय व्यक्ति था, मतलब जो वहाँ की जनजाति का एक व्यक्ति था, उसको उन्होंने लिया, ठीक है? उससे संपर्क किया। वो जो व्यक्ति था, वो उनकी स्थानीय लैंग्वेज भी बोल सकता था और हिंदी या इंग्लिश वो भी बोल सकता था। तो उन्होंने उसको संपर्क किया, फिर उन्होंने सब कुछ उसको बताया पूरा मॉडल कि हम लोग किस प्रकार उनकी शिक्षा का विकास करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वो स्थानीय भाषा में उन्होंने उसको समझाना शुरू किया, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी। फिर उन बच्चों को लाया गया, उन्होंने वहाँ के लोग बोलते थे कि ठीक है हम बच्चों को भेज देंगे, लेकिन वहाँ पे फिर वो कमाएँगे क्या? समझ रहे हो? हुँ। वहाँ का आय का स्रोत होगा और वहाँ पे फिर आने-जाने का खर्चा बढ़ जाएगा उनका। समझ रहे हो? जैसे वो वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक, बाहर तक। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग वहाँ के लिए रेसिडेंशियल मॉडल बनाएँगे पूरा। तो उन्होंने बाकायदा पूरा रेसिडेंशियल मॉडल बनाया है, स्किलिंग के लिए पूरा उन्होंने स्कूल बनाया, उसके लिए हेल्थ वाला पूरा बनाया। अब वहाँ पे अगर देखोगे तो टॉप क्लास मतलब होते हैं ना जितने भी इंस्टीट्यूशन, वो वहाँ पे बनाए गए छत्तीसगढ़ एरिया में। ये तो सुना मतलब हम लोगों का ये है मेन। हाँ, तुम अगर कभी सर्च करना वहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुझे उनके डीएम सर का नाम याद नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ मतलब वो उन्होंने आईएएस जो भी उनका पद था उससे रिज़ाइन कर दिया, पॉलिटिक्स में आ गए हैं वो। तो उन्होंने उस पे बहुत अच्छा वर्क किया, जिस पे उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला था उनको उसके लिए। हुँ। क्योंकि उन्होंने मेन देखो उसमें क्या रहा कि क्या होता है जैसे उनको तो हमारी लैंग्वेज आती ही नहीं है ना? तो हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग हैं जब तक हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे ना पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, तब तक वर्क नहीं हो सकता। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं हम उनसे ही बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उनसे पूछे ही नहीं कि किस प्रकार की चीज़ें तुमको चाहिए, या क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है उनकी ना? नीड्स ऑफ़िस में को बैठ के लेके हाँ, ऑफ़िस में बैठ के हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो जब तक हम लोग जन सहभागिता नहीं बढ़ाएँगे ना, तो कोई भी पॉलिसी जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल हम लोग वो दे सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा उन्होंने ये चीज़ की है। वहाँ के जो कई सारे स्कूल के मतलब जो बच्चे हैं, जनजाति लोगों के शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के, वहाँ के उन्होंने डॉक्टर्स बने हैं, समझ रहे हो? बड़े-बड़े पद वहाँ पे आईआईटी की तैयारी कराई जा रही है, नीट की तैयारी कराई जा रही है। तो जो एजुकेशन हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत लो लेवल पे है, सीधा-सीधा हम छत्तीसगढ़ वाला मॉडल डाल सकते हैं उसमें। हुँ, हुँ। अभी करंट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू श्रीमती जी मैम, द्रौपदी हाँ। मुर्मू जी, तो वो भी अभी इन्हीं इसी उससे आए हैं। हाँ, तो हम लोग बता सकते हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है, उस दिशा में अच्छा कदम है। हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ और भी की जा सकती है कि उनको ये फैसिलिटीज़ से अवगत कराया जाए कि मतलब वहाँ पे देखो एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होती है, वहाँ की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब ख़ैर आपने जैसे अभी बताया बहुत अच्छा बताया इसके बारे में कि मतलब जो आईएएस थे जो जिन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, ऐसा मतलब उनके मतलब जैसे गाइडर होते हैं ना गाइडर जो उनकी लैंग्वेज सीख सकें, उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो उनको वहाँ पे जागरूकता बढ़ाई जा सके। किसी भी फैसिलिटीज़ को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके ताकि वो अपना थोड़ा-सा मूवमेंट शहरों की तरफ करे या अपने अपना जो एरिया है उसमें वो डेवलपमेंट कराने के लिए एग्री करे। बिल्कुल, मतलब उनको शामिल करना होगा। उन्होंने सर बिल्कुल, ने ये भी किया था जो स्थानीय भाषा थी उसमें भी सिलेबस उन्होंने पूरा चेंज करवाया था, उसको ट्रांसलेट कराया था, जिससे बिल्कुल, वो लोग इज़ी बिल्कुल। तरीके से पढ़ सके उसको। तो ये भी हम लोग कर सकते अब इसको कंक्लूड करते और हैं। नई-नई स्कीम्स हाँ, हाँ। वगैरह बताई जा सकती हैं वहाँ पे। हुँ। अब जैसे कंक्लूड करते हैं कि मतलब वोकल फॉर लोकल मतलब वहाँ के लोगों से मतलब संपर्क करके वहाँ के मतलब जो वनस्पतियाँ जो औषधि वाले पेड़-पौधे हैं उनको मतलब उनके बारे में बता के कि उनकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। जिससे मतलब उनको संग्रहण करें, उनका संरक्षित करें, उनका उत्पादन और अच्छे तरीके से करें, जिससे अगर उन औषधियों का निर्यात होता है, इससे उनको भी लाभ मिलेगा। एक ये भी आय का सोर्स बनेगा उनके लिए। दूसरा कि मतलब जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो, सामाजिक जागरूकता उनमें बढ़ेगी, फिर वो मतलब उनको नेतृत्वकारी भूमिका अगर सौंपेंगे तो मतलब वो आगे बढ़ेंगी, फिर आएंगी मतलब उस क्षेत्र से निकलकर बाहर को फिर वो आएंगी। फिर आदिवासी वन उद्यमी के रूप में आदिवासियों को जो है वन उद्यमी के रूप में देखना चाहिए और उनके जो मूल निवास है उनको मतलब खत्म नहीं करना चाहिए औद्योगिकरण के कारण, बल्कि उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सबसे बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। लोग देखें, हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, तो हम लोग सिर्फ़ बात करते हैं, वो लोग इस पे वर्क करते हैं।
बाकायदा। उनका जो पूरा जीवन है वो पर्यावरण संरक्षण पे ही आधारित होता है। वो लोग ज़्यादातर ऐसी मतलब रीति-रिवाज फ़ॉलो करते हैं या फिर उनकी ऐसी जीवन शैली होती है, जो सतत विकास की ओर होती है। मतलब समझ रहे हो? एनवायरनमेंट को वो लोग नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो हम लोग है ना कि उनको इस तरीके से उनको कह सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट के संरक्षक के रूप में होता है ना, जो-जो भी शैलियाँ वो सीख सकते हैं उनसे। उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। उनकी महिलाओं को भी शिक्षा के लिए जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर वहाँ की जो भी संस्कृति है उस सबको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसको मुख्य धारा में लेके आएँ। एक चीज़ और भी हो सकता है वहाँ पे जैसे मतलब जैसे उनके वहाँ के कुछ जैसे होता है ना हस्तशिल्प। हाँ, वो चीज़ें जो भी उनकी हस्तशिल्प वही होता है। मैंने बोला। आजकल जो नहीं उनकी तो वो संस्कृति, जो चीज़ें कलाएँ हैं, कौशल है, उसको हम लोग लाएँ, यूज़ करें उसका। वो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। हाथ से जैसे हाँ, अभी अगर वो होता है ना एक एक वो हेयर चला है ऑयल ना, आया है ना हाँ, आदिवासी वही हेयर मैं ऑयल। बोलने वाली थी, आदिवासी हेयर ऑयल करके तो होता है ना उनके पास। हाँ, बहुत फेमस है। आज तो मैं मतलब देख होता है रही उनके थी पास उसका। सच में। नहीं, वो हाँ, फेमस नहीं है। मैंने किसी को यूज़ करके करते हुए देखा है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अच्छा, अच्छा। तो वही है ना कि उनके पास कई सारे जो ज्ञान है उनका जो, उनके है ना, रिव्यू पारंपरिक जो ज्ञान है। कई लोगों के रिव्यूज़ उस पे नेगेटिव भी थे। हाँ, तो हाँ, जो भी लेकिन सच्चाई हो। मैक्सिमम वो यूज़ कर मतलब जैसे देखो अब वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है सरसों का तेल खाते हैं, सरसों के तेल की ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो उनके ऊपर इफ़ेक्ट कम करेगा। लेकिन जैसे उनके एरिया में जैसी चीज़ें होती है, उससे आस-पास रिलेटेड जितने भी एरियाज़ में वो चीज़ें यूज़ेबल होंगी ना, तो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादा। खान-पान में समझ रहे हो ना मेरी बात? कि हाँ, जैसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसको पूरा ओवरऑल। अब जैसे हाँ, अब इसको मान लीजिए ना फिर साउथ हुँ। में जैसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये अपना नारियल का तेल यूज करते हैं तो वो उनकी मतलब वो यहाँ के खाने में और वहाँ के खाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है तो वहां पे उनको वो चीज इफेक्ट करती है वो बल्कि हमें नहीं करेगी वो ठीक है ना तो वो चीज इसमें हो सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ करो। ओके। हाँ, प्रीति।